31 जुलाई 2024 को फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया जाता है। ये एक तरह का स्ट्राइक होता है जिसके अंदर गाइडेड मिसाइल को यूज किया जाता है। इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ शहीद हो जाते हैं। इस्माइल हानिया ईरान के दौरे से पहले कतर के अंदर मुकीम होते हैं। ईरान में वो ईरान के हालिया इंतखाबात में जीतने वाले नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी के लिए ईरान तशरीफ लाते हैं। शायद उन्हें उस वक्त अंदाजा ना हो कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी टूर है। चूंकि ये हमला कत्ल जो है ईरान की सरजमीन पर हुआ है, तो इसलिए ईरानी पासदारान इनकलाब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो इस कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। बादियों नजर के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इस तरह की जो टारगेट किलिंग के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो इजराइल के पास है और इजराइल इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी है। लेकिन ऑफिशियली तौर पे इजराइल ने ना तो इसको अभी तक एक्सेप्ट किया है और ना ही इस ब्लेम को डिनाई किया है। अब जो इस्माइल हानिया है हमास का जो पॉलिटिकल विंग है उसके सरबराह है, और जो हमास है उसका जो नेगोशिएशन फेस है वो इस्माइल हानिया है। इस्माइल हानिया जो है हमास के दूसरे लीडरों की तरह अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर विजिट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक के सरबराह हैं उनसे ज्यादा तौर पर यूजुअली मुलाकात करते हैं, इजराइल की ब्रुएल्टी से उनको आगाह करते हैं और फलस्तीन के केस को इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिक वार लड़ने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये अच्छे खासे अमीर शख्स भी है। इनकी जो दौलत का तखमीना है वो $4 बिलियन तक लगाया गया है और गाजा पट्टी के अंदर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। 2006 के अंदर जब इंतखाबात हुए तो इन्हें फलस्तीन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो हाल ही में होने वाले जो मुज़ाकरात थे जिसकी जो कतर के अंदर इजराइल और फलस्तीन अथॉरिटी के दरमियान हो रहे हैं, तो उसका जो प्रोमिनेंट फेस है वो इस्माइल हानिया है। अब एक ऐसे शख्स के कत्ल ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर नया पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे साबित हो जाती है कि इजराइल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ का ओबे नहीं करता, वो किसी भी मोरल वैल्यूज को नहीं मानता। और अमेरिका और वेस्ट जिस तरीके से गैर मशरूत तौर पर इजराइल को हमायत फराहम कर रहे हैं, इससे अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। इस वक्त गाजा के अंदर हॉलोकॉस्ट 2 चल रहा है। पहला हॉलोकॉस्ट वो था जो हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ किया था। अब हॉलोकॉस्ट 2 जो है ज़ियोनिस्ट स्टेट जो है वो मजलूम और इनोसेंट फलस्तीनियों के खिलाफ कर रही है। दोस्तों यहाँ एक सवाल समझने वाला है कि इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ये सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसको एक खदशा लाक है कि अगर सीज फायर हो जाता है और इजराइल के अंदर हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो इजराइल के अंदर अक्टूबर 2023 के अंदर जो मोसाद का एक इंटेलिजेंस फेलियर था, जब हमास ने इजराइल के अंदर अटैक किया और 1200 इजरायलियों को निशाने बनाया था और 1200 इजरायली जो थे मारे गए थे, तो उसकी तहकीकात शुरू हो जाएगी और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर नेतन्याहू एंड कंपनी और बहुत से इजरायली ऑफिशियल्स का नाम आ जाएगा। तो इसलिए नेतन्याहू की कोशिश है कि वो इस जंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग करे और इस जंग का जो दायरा कार है उसको एक्सटेंड करे। दोस्तों दूसरी तरफ हमास है। हमास के पास भी जंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हमास की जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो इसराइल की ब्रुएल्टी के ऊपर कायम है। एक किताब है द आर्ट ऑफ वार, उसके अंदर संत अज़ू जो है वो एक टीचिंग हमें पढ़ाते हैं, वो ये है कि कभी भी आप अपने दुश्मन को इस कदर दीवार से ना लगाए कि वो उसके पास भागने का रास्ता मौजूद ना हो। अगर आप अपने दुश्मन को दीवार से लगाएंगे और उसको प्रेस करते रहेंगे और आपका दुश्मन जो है वो एस्केप भी हासिल नहीं कर सकेगा, तो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करेंगे और वो आपके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा। इसराइली इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त हमास को स्पेस देने की जरूरत है, जो कि वो बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। हमास के पास कोई दूसरा ऑप्शन इजराइल ने जंग के अलावा छोड़ा नहीं है। हमास के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लड़ो या मर जाओ। दोस्तों एक बात जो माइंड में रखने वाली है वो ये है कि जो कत्ल हुआ है ईरान की सरजमीन के ऊपर हुआ है। इस्माइल हानिया जो है वो ईरान के एक ऑफिशियल गेस्ट थे और ये कत्ल जो है ईरान की खुद मुख्तारी पर उसकी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ईरान अपने एक ऑफिशियल गेस्ट को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये बात ईरानी मुल्ला एस्टेब्लिशमेंट और ईरानी पासदारान इनकलाब के लिए पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। और ये कोई पहला कत्ल नहीं है, इससे पहले भी इजराइल जो है मुतअद्दिद बार ईरान के अंदर इस तरीके के स्ट्राइक कर चुका है। 2020 के अंदर कुद्स फौज के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंदर अटैक किया गया था। 2020 के अंदर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम साइंटिस्ट मोहसिन फखर आजादी को टारगेट किया गया और इसी तरीके से 2022 के अंदर मोहम्मद रजा कोली को भी इजराइल ने ईरान के अंदर इस तरीके से टारगेट किया था। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मोसाद का कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है ईरान के अंदर। ईरान की सरजमीन कितना सॉफ्ट टारगेट है इजराइल के अंदर।
اور ان کی کس قدر ڈیجیٹل پرووائزنگ کے تھرو انہوں نے کتنے مائنر ڈیٹیل کو اکٹھا کیا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو آپریشن ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس مائنر ڈیٹیل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ موساد نے کتنا زیادہ نیٹ ورک بلڈ کر لیا ہے ایران کے اندر، اور ایران کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ کتنے بڑے رسک پر ہے۔ اس بات سے بالکل بھی آپ خارج از امکان قرار نہیں دے جا سکتے کہ ان کے جو ایرانی پریزیڈنٹ اور ایران کی جو سپریم لیڈر خامنہ ای اعلیٰ ہے وہ بھی اسرائیل کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کبھی بھی چاہے تو ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اب اپنی کوشش میں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنا واقعی ایک سوال رہے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوستو اب ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای اعلیٰ اور ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن اس طرح کے اعلانات ماضی میں وہ پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن کیا اس کی وہ کوئی پریکٹیکل سٹیپ لے پائیں گے؟ سارے معاملے کے اندر ایران نے اپنے سرکاری عمارتوں کے اندر سرخ پرچم لہرا دیا ہے۔ سرخ پرچم جو ہے یہ انتقام کی علامت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد حزب اللہ، حماس اور ایران کا جو رد عمل ہے یہ مشرق وسطیٰ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے۔